गुड मॉर्निंग। जाग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और माह रमजान की फैज़ो बरकत से खूब फैज़याब भी हो रहे होंगे और माह रमजान अपनी तमाम तर बरकतें और रहमतें लिए जारी है। रमजान शरीफ का पहला अशरा रहमत का अशरा कहलाता है। कोशिश करें कि इस रहमत के अशरे में जितना हो सके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करें, इबादत ज्यादा से ज्यादा करें, जिक्र व अज़कार किया करें। लेकिन कोरोना SOPs पर अमल दरामद भी जरूर करना है आप लोगों ने। मोहलिक वायरस बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। गुज़श्ता रोज साल का बदतरीन दिन था जिसमें हलाकतों की तादाद 150 तक जा पहुंची है, जबकि 6000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मास्क का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है और समाजी फासला भी बरकरार रखना है। बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और बात करते हैं कुछ सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो जैसे जैसे मौसम की हिद्दत में इजाफा हो रहा है, रोजेदारों की मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान में रोजे का दौरानिया तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा है, जिसकी वजह में पानी का लेवल बरकरार रखना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का खदशा भी जन्म ले सकता है। इस हवाले से आज हमने अपनी एक्सपर्ट मेहमान से कुछ टिप्स भी लेनी है और ये भी पूछना है कि किस तरह जिस्म में पानी की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मौसमी फल स्टॉल्स की जीनत बन चुके हैं। बाजारों और मार्केटों में तरबूज, खरबूजे और स्ट्रॉबेरीज की भरमार लगी हुई है। इन फलों की क्या अफादियत है, माह रमजान में तरबूज और खरबूजे का इस्तेमाल कितना मुफीद है और इन फलों का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर गिज़ायात हैं, शिफा अली हैं। शिफा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिफा, हम देखते हैं कि रमज़ान का नाम आते ही ना हमारे जहन में आ जाता है कि इस साल तो हम लोगों ने अपना जो वेट है वो लूज करना है, लेकिन हम बिल्कुल ही रमज़ान में उलट ही होता है। हम लोग तली हुई चीज़ें भी खा रहे होते हैं, हमारा वेट गेन हो रहा होता है। तो हमारी जो खाने पीने की चॉइस है वो गलत होती है क्या? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बात तो ये है कि बड़ी कुव्वत इरादी और विल पावर के साथ हम शुरू करते हैं कि इस बार हमने ये करना है और हमने ये करना है, लेकिन बाद में जब वो 14 घंटे का, जैसे आपने बताया कि इतना लंबा रोजा है, उस वक्त तक काफी हिम्मत टूट चुकी होती है। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि रोजा नाम ही इसी का है। रोजे का मतलब ही है कि खुद को रोक के रखना, परहेज रखना, और यही वो सब्र है जो इस रमजान के महीने की एसेंस है। कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हमारी तवज्जो जरा खाने से हटे और रूहानी इबादत और अपनी नफ्स की बेहतरी पे हम काम करें, बिल्कुल अपनी जात की बेहतरी पे। तो और किस तरह से ये कम खाने से क्लेंजिंग होती है, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ हॉट टॉपिक दीज डेज ग्लोबली। तो उसमें आप कम खाते हैं और किस तरह से आपकी अंदर से शरियानें साफ हो जाती हैं। अच्छा, एक इसके साथ एक टर्म यूज होती है, उसको कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी का मतलब होता है कि आपके जिस्म अंदर से आपके जो फासिद मादे हैं, जो कि एक्स्ट्रा चीजें उनको खुद से खाना शुरू कर देता है। यानी जैसे आप देखें आर्टरीज में क्लॉगिंग है या कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़े हुए हैं, तो एक फास्टिंग करते करते यानी कुछ दिनों के बाद अगर आप, अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस विंडो में गलत नहीं खा रहे। अगर आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं और आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी आपकी गलत चीजों को जो अंदर ज्यादा बढ़ी हुई उनको खुद ही से खाना शुरू कर देती है। अच्छा, यानी वो एक सेल्फ क्लेंजिंग का एक ऐसा ही एक हमारे पास मौका होता है कि जिसको हम गलत खाना खा के उसको गंवा सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। अगर हम रियलाइज करें कि ये कितना एक सुनहरी मौका है इस वक्त कि हम अपनी लेवल्स को, अपनी शुगर लेवल्स को, अपनी इंसुलिन लेवल्स को और बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सके, तो ये फिर हम, मेरा नहीं ख्याल कि फिर हम उस अफ्तार और सहर की विंडो के बीच में कुछ गलत खा पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन शिफा, मुझे बताइए हम क्या करेंगे? मतलब हम लोग अपने पसंदीदा खाने खा भी लें, लेकिन हम लोग वेट भी हमारा गेन ना हो, हम लोग को कोई परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। दरमियानी रास्ता क्या होना चाहिए फिर? दरमियानी रास्ता आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि दीन भी यही सिखाता है कि दरमियानी रास्ता होना चाहिए। दरमियानी रास्ते में मतलब ये है कि आप पसंदीदा चीजों में आप पोर्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम टोटल एब्स्टिनेंस नहीं कहते कि आप बिल्कुल ही एक चीज ना खाएं। अगर आपका दिल कर रहा है कि जी मैंने आज ये चीज खानी है, पकौड़े खानी है कोई, तो मे बी यू कैन टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट। आप बहुत ज्यादा उसको ना करें। लेकिन मे बी ये वाली चीजें फिर बहुत से जो हेल्दी लोग हैं उनके लिए मैटर करता है, जिन्होंने चंद किलोज गिराने। अच्छा, ये भी मैंने नोट किया कि जो बहुत ज्यादा मोटापे का शिकार है, अगर वो 1-2 दफा भी बदएहतियाती करते हैं ना, तो फिर मसला खराब हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि इस रमजान में चूंकि आप सारा दिन आप कुछ खा पी नहीं रहे होते और फिर उसके हवाले, उसी हवाले से आप लोग एक्टिविटी भी नहीं ज्यादा कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मेटाबॉलिज्म, आपने रात से सो के सुबह 1-2 बजे उठना है और कोई एक्टिविटी नहीं। और अच्छा, एक और बात भी कि सुबह सवेरे आमतौर पे हम 6-7-8 बजे उठ जाते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्टअप एकदम से उसको एक किक मिलता है और बूस्टअप हो जाता है। उस टाइम पे हम सहरी खा के सो रहे होते हैं।
तो वो मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। सारा दिन में हम लोग और एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसलिए वो मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ होता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप ऐसे अगर लोग अगर फिर कहें जी मैंने आज तो अपनी पसंद से ये खाना है, आज तो रोज ही अपनी पसंद से आप कुछ ना कुछ एक चीज खा रहे हैं, वो ज्यादा मोटापे का शिकार, जो ज्यादा ओबेसिटी का शिकार लोग हैं, फिर वो वजन नहीं कम कर पाएंगे। बहुत ये ट्रिकी चीज हो जाती है, क्योंकि एक चीज होती है सर्कैडियन रिदम्स, यानी आपकी बॉडी यानी सूरज के साथ एक पर्टिकुलर टाइम पे खा के खाना को हजम करके उसको चर्बी का बनाने या उसको ग़िज़ाइयत बनाने का आदी हो चुकी होती है। अब आपके टाइमिंग्स डिफरेंट हो रहे हैं, तब सवेरे 3 बजे आप खाना खा रहे होते हैं, तो वो खाना आप खाते हैं फिर पेट भर के ढेर सारा कि जी डर के मारे एग्जैक्टली पूरा दिन हम लोग को भूख ना लगे, फिर उसके वाले रोजाना अच्छा खासा तो वो फिर बजाय इसके कमी हो तो वो फिर वो बढ़ता जाता है। और आजकल हम देख भी रहे हैं कि बहुत से लोग यही शिकायत करते हैं कि हम लोगों ने रमजान में वजन कम करना होता है लेकिन बढ़ जाता है। तो उसकी वजह यही है कि आप पेट भर के खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं होती, उसका ऑल्टरनेट कुछ नहीं होता, यही चीज है। बिल्कुल ऐसी हाँ। तो आज हम देख भी रहे हैं कि बाजारों में तरबूज हैं, खरबूजे, जिस तरह मैंने बात भी की है पहले, स्ट्रॉबेरीज की भरमार आई हुई है। इनको किस शक्ल में हम लोगों को खाना चाहिए, क्योंकि स्टडी ये कहती है कि इनमें जो पानी है, इनमें जो न्यूट्रिशनल लेवल है, वो हमारी पानी की कमी को पूरा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ फूड ऐसी होती हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट इतना ज्यादा होता है कि हम उसको कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक वाटर कंट्रीब्यूट करता है बॉडी में, यानी कि ये मुझे बचपन की वो पहली याद आती है, उसमें कहते थे कि वो कौन सा फल है जिसको खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। exactly. तो वो तरबूज है। अच्छा, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर पोटेशियम की लेवल्स बहुत अच्छी है। ये पोटेशियम वो इलेक्ट्रोलाइट है कि जो हमारा सारा दिन रोजा रख के, और जैसे मौसम भी थोड़ा थोड़ा गर्म होता जा रहा है तो हमारे लॉसेस हो जाते हैं इसके, जिसकी वजह से हमें लेथार्जी और वो सारी फीलिंग्स होती हैं। तो अगर आप किसी भी फल से रोजा इफ्तार करते हैं, मतलब खरबूजा भी हो सकता है, तरबूज भी हो सकता है, स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है, तो दे आर एक्चुअली अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। उससे आपको पानी भी मिल जाता है। अच्छा, 80 to 90% इनके अंदर वेरी करता है पानी, तो पानी भी मिल जाता है और एकदम से जो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो वो चीज हो सकती है, मतलब आपकी जो एनर्जी ड्रेन हुई होती है। बिल्कुल ऐसी। और एक्स्ट्रा आपको एडेड शुगर्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि WHO हमें ये कहता है कि आप एडेड शुगर्स, मसलन आप कोई मतलब चीनी है या शक्कर है या गुड़ है, किसी भी शक्ल में डाल रहे हैं तो वो एडेड शुगर्स हैं। नेचुरल शुगर्स आपको मिल जाती है, तो वो जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, आपकी ब्लड शुगर लेवल लो हो रही होती है, वो एकदम से आप उसमें बेहतर महसूस करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरे फवाइद इसके, एक तो पानी हो गया, दूसरा ये कि हम इसके साथ मिनरल्स भी मिल जाते हैं। ठीक है। तीसरा फायदा इसका ये होता है कि इसके अंदर बहुत से एंटी कैंसरस एजेंट हैं। खासतौर पे जो तरबूज है उसका जो रेड कलर है वो कैरोटीनॉइड्स हैं, लाइकोपीन भी है, ग्लूटाथायोन, यानी नंबर ऑफ फाइटोकेमिकल्स जो कि एंटी कैंसरस हैं, हार्ट फ्रेंडली हैं और बहुत फायदा देते हैं। तो दूसरा ये कब्ज के लिए बहुत अच्छा है। तरबूज की बात करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे। उसमें असल में कॉन्स्टिपेशन में 2 चीजें होती हैं कि हमें उसका हल करने के लिए कि एक हमें फाइबर इंक्रीज करना पड़ता है, दूसरा हमें वाटर इंटेक ज्यादा देना पड़ता है। तो ये 2 in 1 कॉम्बो है। इसके अंदर हमें फाइबर भी अच्छा मिल जाता है और पानी भी साथ ही मिल जाता है। मतलब वही पहेली आ गई ना कि खा भी सकते हैं और इसीलिए जो एक बात बहुत मशहूर हुई है कि तरबूज के साथ पानी ना पिया करें, तो उसकी वजह भी ये कि जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी इतना वाटर कंटेंट उसके अंदर आता है। इसी तरह आपने खरबूजों को बताया, तो खरबूजा भी बहुत अच्छी चीज है कि उसके अंदर एक बड़ा कंट्रोल सा पोटेशियम कंटेंट, और चीनी अगर आप देखें अगर ना ऐड, अच्छा अपना थ्रेशोल्ड चीनी का ना मेंटेन करना चाहिए। हम लोग बहुत ज्यादा मीठे के बहुत ज्यादा एग्जैक्टली हमारे जो दस्तरखान की भी अगर बात की जाए तो उसमें हम लोगों ने कोई मशरूबात अगर बनाया उसमें भी हम लोगों ने चीनी ऐड ऑन करनी है। अगर हम लोग चाट बना रहे हैं, फ्रूट चाट, उसमें भी चीनी ऐड ऑन होनी ही होनी है। सही कहा। तो उसका ये नुकसान ये होता है कि ओवरऑल फिर ना आपको जो फवाइद मिलने होते हैं ना उसमें से, सारे फ्रूट में से, तो और या सारे दिन के जो आपने रोजा रखा है उसके फवाइद आपने जो अब हासिल करने हैं वो फिर कम हो जाते हैं अगर आप इतना ज्यादा नमक और इतनी ज्यादा चीनी। और ऐसे लोग जो सहर, अफ्तार और सहर के टाइमिंग में चीनी या नमक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, फिर उनको ड्यूरिंग द रोजा प्यास ज्यादा लगने के चांसेस हैं। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि उसका शुगर का एक ऑस्मोटिक पुल होता है, इसी तरह सॉल्ट का भी एक पुल होता है, तो उसमें फिर पानी ज्यादा। फिर दूसरा ये कि हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे लोग हैं स्पाइसी बहुत खाने पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा, खास तौर पर इफ्तार में दस्तरखान स्पाइसेस और ऑयली आइटम से भरा हुआ होता है। बिल्कुल ऐसे, बहुत ही ज्यादा वो ऑयल और इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे न सिर्फ मैदे के मसाइल पैदा हो सकते हैं बल्कि वो सेहत के लिए और मैं समझूंगी कि अगर आप इतना कुछ खा रहे हैं तो फिर आप रमजान की एसेंस को नहीं समझ रहे। अल्लाह ताला वांट्स के भी आपका फोकस जरा हटे इस पे से, आप खाने पे से कुकिंग स्किल्स कम करें और जरा सादा खाना खाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो उनकी अगर हम सुन्नत देखें तो उसी तरह से थे कि वो सिंपल खाना सादा होता था और ग़िज़ाइयत वाला होता था।
तो ये चीज़ अहम है कि आप मैक्सिमम बेनिफिट्स अपनी इबादत पे और अपनी ज़ात पे भी उसी वक्त काम कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी ग़िज़ाइयत अच्छा वाला खाना खाएगी। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत है, ये बहुत अहम चीज़ है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और हम लोग देख रहे हैं कि फलों की बात कर रहे हैं, फलों का इस्तेमाल हम लोग जूस में ज्यादा अच्छा है, शेक में अच्छा है, या खाली हम फल खा सकते हैं? कितना फायदेमंद है? सवाल आपने किया, क्योंकि जूस जो है ना डायरेक्टली अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड शक्ल में लेते हैं तो वो एडल्ट्स और हेल्दी लोगों के लिए इतना बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसकी फ्रूट शुगर जो है वो फ्रक्टोज आती है। अच्छा, फ्रक्टोज के ऊपर बहुत सा काम हो रहा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस या PCOS जो आजकल खवातीन को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या डायबिटीज को ट्रिगर करने में भी इसका रोल आ रहा है। अच्छा। इसलिए अगर हम उसको एज सच लेते हैं तो अच्छा वो हमें रिहाइड्रेट नहीं, यानी पानी की कमी को इतना कम नहीं करते जूसेस। ठीक है। वैसे तो वो बहुत मजे के लगते हैं और बड़ा हमें उसके कुछ फवाइद हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, फाइटोकेमिकल्स आ जाते हैं, लेकिन रिहाइड्रेट इतना अच्छा नहीं करते। ठीक है। उससे बेहतर है कि आप होल फ्रूट खा लें, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइबर भी साथ आ जाता है, उसके ज्यादा फायदेमंद फायदे। लेकिन एक डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन निकाली गई हैं 2021-2025 तक की, 5 साल की वो निकालते हैं। ठीक है। उसके अंदर उन्होंने फ्रूट जूसेस के ऊपर बात की कि अगर आप 100% प्योर जो घर में निकले हुए जूसेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उनको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करें तो वो फिर रिहाइड्रेट आपको कर सकते हैं। अच्छा। यानी आप उसके अंदर पानी जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमने सादा पानी नहीं पीना, हमसे नहीं पिया जाता, उसमें कोई फ्लेवर होना चाहिए। तो मे बी यू कैन डू दैट। और खासतौर पे एडल्ट्स को, जैसे अगर चीनी का अपना जायके को थोड़ा सा कम उसका थ्रेशोल्ड रखें, तो थोड़ा सा जूस लेके उसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके वो ले सकते हैं। तो सेब का जूस अगर डाइल्यूट कर लिया जाए तो हल्का सा उसका जायका डेवलप करने वाली बात है। यानी कि आप जिस चीज का जायका डेवलप कर लें लोग वो कर लेते हैं। तो अगर आप डाइल्यूट करके, एडल्ट्स लोग हैं वो डाइल्यूट करके ले सकते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए भी हम बहुत शौक से जूसेस दे रहे होते हैं, लेकिन डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन हमें यही कह रही है कि जो 2 साल से कम हुए बच्चे हैं उनको बिल्कुल जूसेस ना दें, किसी किस्म के जूसेस ना दें, उनको सिर्फ फ्रूट्स दें। तो और अगर हम लोग तो उनको डब्बा पैक जूसेस जो है वो पकड़ा रहे होते हैं, इवन के फ्रेश भी बहुत ज्यादा दे रहे होते हैं। और उसमें भी 2 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं उनको भी कहा जाता है कि उनका सिर्फ मेरे ख्याल 100 to 200 ml यानी हाफ ग्लास से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो ये जूसेस बड़ों के लिए भी इतने बहुत मुनासिब नहीं है। जो फ्रूट्स खा सकते हैं वो फ्रूट्स खाएं, जिन्होंने वेट गेन करना है उनको हम कर सकते हैं रिकमेंड कि वो जूसेस ज्यादा से ज्यादा पिए, वो ले सकते। उनसे ज्यादा से ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि फिर वो मॉडरेशन की जो हमारा की है ना वो खत्म हो जाती है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा से मुराद ये कि 1-2 ग्लासेस बीच में हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बैलेंस डाइट का पार्ट होगा ना, जिन्होंने और बहुत सी चीजें भी जरूरी होंगी। लेकिन हमने शिफा ये भी देखा है कि अगर हम रमजान की बात करें तो जो लोग रमजान से पहले एक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं, रमजान में वो लोग भी डाइट प्लान को फॉलो नहीं करते, और फिर वो लोग भी शिकायत करते हैं कि हमारा वजन बढ़ गया है और हमें अब सुस्ती भी हो रही है। तो डाइट प्लान कितना जरूरी है खास तौर पर रमजान में? अच्छा, मेरा आप वेट लॉस के लिए बात कर रही हैं। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि वेट लॉस के लिए सबसे अहम जो चीज़ है ना वो एक ही चीज़ है, उसका नाम है विल पावर। अच्छा। कुव्वत इरादी अगर आपकी है तो फिर आप वजन बड़े आसानी से कम कर लेते हैं। अच्छा। क्योंकि वो बहुत से लोग जो बहुत मैसिव 20 किलोज 10 किलोज गिराते हैं, तो उनमें एक ही चीज़ आप कॉमन पाएंगे, वो कुव्वत इरादी है कि जो हमने करना है। तो रमजान जब बीच में आ जाता है तो फिर लोग तो उसको एज एन अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि चलें अच्छी बात है कि हमें ये सवाब का सवाब है और वजन भी कम हो जाएगा। उसमें जो वही जो जैसे वो नाश्ता कर रहे थे, एक मॉर्निंग का मील था, एक इवनिंग का मील था, मे बी दे कैन एडजस्ट इट एंड सहर एंड अफ्तार, फिर आसानी से वो मैनेज हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। जो हिम्मत हार रहे हैं उनको बस अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। ठीक है। और मैं तो ये बल्कि बहुत से लोगों से कह रही थी कि जब जून जुलाई के रोजे रख लिए हमने तो अब तो फिर अप्रैल के अब तो फिर भी वो एक मौसम जो है ना वो काफी बेहतर है, काफी अच्छा भी हो रहा है, और अल्लाह ताला भी हम पे मेहरबान हो रहे हैं कि मौसम बार बार जो है ना वो बारिशें हो रही हैं। तो हमने देखा है शिफा के तुख मलंगे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, इसकी अफादियत के बारे में बताइए और किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तुख मलंगा जो है वो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तुख मलंगा डिफरेंट है चिया सीड से, ये बेसिल सीड्स होते हैं, चिया सीड्स नहीं होते, इनके अंदर ओमेगा 3 तो नहीं होते, बहुत ज्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐसा नहीं पाए जाते, लेकिन दे आर वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन। अच्छा। और पेट को अच्छा रखने में, खाम में गैस की शिकायत या ब्लोटिंग जो होती है उसके लिए बहुत अच्छे हैं। इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि एक छोटा चम्मच पानी में भिगो दें, और जब वो पूरी तरह स्वेल कर जाएं, फूल जाएं, तो फिर उनको किसी भी शरबत में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिकंजबीन में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या सच भी पानी के साथ, या जैसे पुदीने का पानी है, सौंफ का पानी, उसमें डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज इट गिव्स अ फिलिंग इफेक्ट, और खाम खा के जो भूख लग रही है वो नहीं लगती। अच्छा, और अगर इसका सहरी या अफ्तारी में भी इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ी स्टे करता है, इसकी ना जो सीड होता है वो जेल कर जाता है। अच्छा। वो उसके अंदर वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो काफी देर तक आपको प्यास नहीं लगती है उससे। बिल्कुल ऐसे ही है। भी एक्चुअली जो आपने खुद ही बता दी, बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटेजी है प्यास को कम्बैट करने के लिए।
कि आप अगर खमलंगे का इस्तेमाल करते हैं तो ये लाइकली है कि आपको कम प्यास लगे, प्रोवाइडेड कि आप चीनी और नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। ये हमारा कहने का मकसद है कि आप जो अपनी ये चीज़ें हैं अपना डाइट प्लान खास तौर पर रमज़ान में वो अच्छा कर लें ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और आपके रोज़े भी अच्छे गुजरे। और शिफाली हमारे साथ मौजूद थी। शिफा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और हम बात कर रहे थे रमज़ान में किस तरह आपकी जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो वो ये है कि आपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना है, तली हुई चीज़ों से इज्तनाब करिए और जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, नमक और ज़्यादा शुगर से भी इज्तनाब करिए। जनाब, और भी हम बात करेंगे, लेकिन यह वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, अब कुछ बात करते हैं एक ऐसे मसले के हवाले से जो हमारे माशरे को एक दीमक की तरह चाट रहा है, और वो मसला है कलाम इलाही के नाम पर होने वाले फ्रॉड का। माशरे में जाली पीरों, जादू टूने करने वालों की भरमार मच गई हुई है, जिन्होंने कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी है। आए रोज जाली आलिम पीरों के हाथों खवातीन, लड़कियों की तजलील की जा रही है। काला जादू, शोहर का नाराज होना, औलाद का ना होना और जिन्नात का साया जैसे मसाइल ने लोगों को और खास तौर पर खवातीन की जिंदगी अजीरन कर दी है। फिर खवातीन इन मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए जाली आलमों से रजू करती हैं और ऐसे लोगों की बातों में आकर अपना खुशहाल घर भी उजाड़ लेती है। ये जाली पीर ऐसे ऐसे फ्रॉड करते हैं कि लोगों की इज्जत, जान और माल कुछ भी महफूज नहीं रहता। कल ही 2 खबरें ऐसी आई हैं कि एक जगह जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने खातून पर तशद्दुद करते हुए उसका बाजू तोड़ डाला, और एक और जगह 3 साला मासूम बच्ची को जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने जमीन पर पटक पटक कर इसकी जान ले ली। और ऐसे सैकड़ों वाकयात रोजाना की बुनियाद पर रूनुमा होते हैं, और ज्यादातर केसेस में मसला मेडिकल का होता है या जहनी और नफ्सियाती, लेकिन लोग इन दरिंदे नुमा लोगों की बातों में आकर नुकसान अपना ही कर बैठते हैं। हम क्यों ऐसे माफियाज की बातों में आ जाते हैं? इनका तदारुक कैसे मुमकिन हो सकता है? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिस्मा एजाज। डॉक्टर बिस्मा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू मुनीबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर बिस्मा, आज हम बड़े ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीर फकीर हैं, ये जो जाली आलम है, ये हर जगह इस वक्त भरमार है इनकी। और जिस तरह मैं बता भी रही थी कि गुज़श्ता कुछ दिनों में 2 वाकयात पेश आए हैं कि 3 साला बच्ची को जिन निकालने के बहाने उसको हलाक कर दिया, दूसरा एक खातून की बाजू तोड़ डाली है। तो ये मसले नफ्सियाती होते हैं, तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने के बजाय ये लोग पीर फकीर के पास चले जाते हैं, क्यों? क्या वजह है इसकी? मुनीबा, मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रही थी हाँ। कि इस टॉपिक पे कब बात की जाएगी। अच्छा। वो इसलिए कि ये तो अभी 2 रिपोर्टेड इंसिडेंसेस हैं जो आपने अभी कोट किए हैं। ऐसे लातादाद इंसिडेंसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। बिल्कुल ऐसे ही है। रूरल एरिया और अर्बन एरियाज जो है उनको अगर आप कंपैरिजन करो तो गाँव में रहने वाले लोग जो हैं उनमें चूंकि तालीम की कमी होती है, अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से वो इस प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। जिसमें वो जाली आमिल जो है उनके पास जाते हैं और जो सो कॉल्ड जिन निकालने का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस चीज़ के ऊपर आम लोगों को, अवाम को अवेयरनेस दिलाना बहुत ज़रूरी है कि ये रीजंस जो हैं इस तरह के बिहेवियर की, वो 2 तरह की होती हैं। एक को कहते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जिसमें ब्रेन सेल्स जो हैं, जो इंसान के दिमाग के सेल्स हैं, वो किसी हद तक तबाह हो चुके होते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस तो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। जब एक सेंटर जो है वो ही फंक्शन सही नहीं करेगा तो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन फंक्शंस के खराब होने की वजह से हमारे बॉडी फंक्शंस भी अफेक्ट होंगे। ठीक है। तो जब ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में ये सारे बिहेवियर जो हैं वो अकर करते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो इस किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं, जिसमें उनको फिट्स भी पड़ते हैं, जिसमें वो अनकॉन्शियसनेस का शिकार भी हो जाते हैं, पार्शियल ब्लाइंडनेस भी होती है, म्यूटिज्म भी होता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें जिसको लोग समझते हैं कि ये किसी आसेब का साया है, ये बेसिकली उस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से है। अच्छा। अगर उसका ब्रेन एग्जामिनेशन किया जाए तो वो पिक्चर सामने क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है। क्योंकि लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि इसके पीछे कोई रीजन ब्रेन डैमेज की हो सकती है, इसलिए वो इस जाली आमिलों की तरफ जाते हैं। दूसरी एक चीज है जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है। उसमें ये होता है कि आम तौर पे आप देखते हो कि हम जैसे हर तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं तो हमें ट्रॉमा भी होता है,
इस तरह के लोग जो वीक नर्व्स के मालिक होते हैं, जब वो किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार होते हैं या उनको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है तो वो उसको फेस नहीं कर पाते। ठीक है। और अपने उस इमोशनल ट्रॉमा को वो चेंज कर लेते हैं या लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं थ्रू देयर फिजिकल सिम्टम्स। अच्छा, ये उनका प्राइमरी गेन होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ उनको ये आदत पड़ जाती है कि जब वो इस किस्म का बिहेवियर शो करेंगे तो लोग उनको सिंपैथीज प्रोवाइड करेंगे, विच इज द सेकेंडरी गेन। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इन सारे फिट्स के पीछे, सीजर्स के पीछे, इन बिहेवियरल एक्सप्रेशंस के पीछे ये दो मेन रीजंस होते हैं। ठीक है। तो अमूमन ये बीमारियां होती क्यों है? क्या सोसाइटी की वजह से, या हम लोग डिप्रेशन का शिकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं? किस वजह से ये हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं? मेजर जो इशू है वो हमारे साइको सोशल स्ट्रेसर्स होते हैं। अच्छा, हम डेली बेसिस पे एक लाइफ गुजार रहे होते हैं। ठीक है। अब हर इंसान जो है उसके नर्व्स एक जैसे स्ट्रांग नहीं होते। बिल्कुल ऐसे हर इंसान की जिंदगी में आने वाली मुश्किलात एक जैसी नहीं होती हैं। आमतौर पे हमारे आसपास, हमारे माहौल में जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे फेस कर रहे होते हैं, जब वो एक बर्डन लेवल बाय लेवल बढ़ता जाता है तो हमारे जो उसको बर्दाश्त करने का टेम्परामेंट है वो हम लूज करना शुरू कर देते हैं। और जब वो टेम्परामेंटल कंट्रोल कम होना शुरू हो जाता है तो हमारे ऊपर उसका बर्डन ट्रॉमा की सूरत में बढ़ता जाता है। अच्छा, जब हम एक बर्दाश्त से ज्यादा चीज जो है उसको टेम्परामेंटल कंट्रोल लूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर, तो अल्टीमेटली हम इमोशनल डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और इस इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से हम एस्केप ढूंढते हैं कि चाहे हमें लोग इसमें सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करें तो हम कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें जिससे लोगों की नजर में हम ऐसा शो जाए कि हम बेचारे हैं। अच्छा। या हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो इस तरह के हैं कि हमें शदीद हेल्प की जरूरत है। ठीक है। कुछ लोग तो इस पे इंसिस्ट करते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, वो तो बचेंगे नहीं। उनके जो जुबान है उस पे हर वक्त ये सेंटेंस जो है वो चल रहा होता है। तो बेसिकली लैक ऑफ काउंसलिंग फैसिलिटीज, जिसमें लोग अवॉइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, एक टैबूड समझा जाता है कि जी हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम पागल हैं। Exactly. तो वो उसकी पीछे अपना जो मजीद प्रॉब्लम है ना उसको एग्जैजरेट कर लेते हैं और वो ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे उनका मसला इलाज की बजाय वो ज्यादा बिगड़ जाता है। और इस तरह के केसेस सामने आते हैं जिसपे लोग अपनी जिंदगी से भी हाथ बिल्कुल धो ऐसा ही है। तो मुझे डॉक्टर बिस्वा बताइए, ये जो बीमारी है ये काबिले इलाज है? मतलब इस बीमारी का इलाज क्या है? काउंसलिंग है या मेडिकेशन है? बिल्कुल, ये बीमारी काबिले इलाज है। इसके लिए मेडिकेशंस भी हैं। देखिए, अगर तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे एपिलेप्सी होती है, मिर्गी का दौरा होता है, अगर आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट को देखा हो जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता हो तो आप देखते होंगे कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, उसके हाथ पांव मुड़ जाते हैं, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होके गिर जाता है, उसको चोट भी लग सकती है और कुछ देर के बाद वो उसका जो वो अनकॉन्शियस स्टेट है वो वापस रिवाइव हो जाती है। बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि ब्रेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स व्हाई वो उसको ये फिट हो रहा है। इसका इलाज तो मेडिकेशन के साथ आप कर सकते हो ताकि वो ब्रेन सेल्स जो है वो अपने रिएक्टिव हो जाए। दूसरी तरफ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जिसमें मैं आपको कन्वर्जन डिसऑर्डर की एक्सप्लेनेशन अभी दे रही थी या सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर की एक्सप्लेनेशन दे रही थी, इसका इलाज मेडिकेशन के साथ साथ साइकोथेरेपी है। ठीक है। जिसपे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। उसमें आप उसका इलाज करने के साथ साथ मेडिटेशन भी करते हैं, फिजिकल थेरेपी भी होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। इन सब को मर्ज करके इक्लेक्टिक अप्रोच के थ्रू आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आखिर लोगों में अगर अवेयरनेस की अगर बात की जाए, जिस तरह आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई आप लोगों ने पीरो फकीरों के पास नहीं जाना, आप लोगों ने माहिर नफ्सियात के पास जाना है अगर इस तरह का कोई मसला पैदा हो इस जाता बात है से एग्री करोगे कि आजकल हम मीडिया पे जो ड्रामास देखते हैं या मूवीज देखते हैं उसमें क्या चीज हाईलाइट की जा रही होती है? वो यही चीज हाईलाइट की जा रही होती है ना कि जादू, दम दरूद और ये सब चीजें जो है ये काफी इफेक्टिव है। एग्जैक्टली। तो हम जब एक चीज मीडिया पे उसको मार्केटिंग कर रहे होंगे या उसको पब्लिसाइज कर रहे होंगे तो लोग उसकी तरफ ही रुझान बढ़ेगा ना? बिल्कुल ऐसे। मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि ये सोशल मीडिया जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, उसके थ्रू आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को थ्रू दीज कैरेक्टर्स, वो जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनको सोसाइटी को दिखाएं कि जी हाँ, हमारे सोसाइटी में ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेल कर रहे हैं और उसको ट्रीट करने के लिए साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट आर ऑलवेज अवेलेबल। तो जब एक चीज आप
उसकी मार्केटिंग ही नहीं करेंगे, उसको पब्लिसाइज ही नहीं करेंगे। लेकिन दिखाया ही जा रहा है कि पीरो फकीरों के पास जाइए, और ड्रामों में भी और फिल्मों में भी। और हमारी पब्लिक जो है ना, उसमें ज्यादातर लोग तो ऐसे हैं ना जो इलिटरेट्स हैं। हमारा जो एक लिटरेसी रेट है वो बहुत नीचे है, तो वो लोग इसको ज्यादा आसान सोल्यूशन समझते हैं और समझते हैं कि ये वाकई बहुत इफेक्टिव है, इसलिए वो पीरो फकीरों के पास जाते हैं। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादातर देहातों में जिस तरह आपने कहा कि लोग जो है वो पीरो फकीरों के पास जाते हैं। और हम मेडिकेशन की बात कर रहे थे और काउंसलिंग की बात कर रहे थे डॉक्टर बिस्मा, तो जब आप लोगों के पास इस तरह के पेशेंट आते हैं तो क्या पहले आप लोग काउंसलिंग करते हो, मेडिकेशन साथ ही स्टार्ट हो जाती है, ये बाद में कोई स्टेज आती है तब मेडिकेशन स्टार्ट होती है? इसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके घर वाले या वो खुद इस तरह की सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका ब्रेन एग्जामिनेशन करवाते हैं कि उसका MMRI किया जाए, उसके CT स्कैन्स किया जाए, जिसमें उसकी ब्रेन की पिक्चर जो है वो क्लियर हो। ठीक है। हम फिजिशियन को रिकमेंड करते हैं कि वो उसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करे। अगर तो आपको ये लगता है कि वो पेशेंट जो है उसका ब्रेन प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी उसको कोई एपिलेप्टिक फिट नहीं है, उसका कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं है, तो आपके पास ये पिक्चर क्लियर हो जाती है दैट पर्सन हैज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है तो फिर मेडिकेशन के साथ साइकोथेरेपी जो है वो रिकमेंड की जाती है। अगर न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं है, दैट इज प्योरली साइकोलॉजिकल, तो फिर उसके प्राइमरी और सेकेंडरी गेन्स का एनालिसिस किया जाता है और फिर उसको डिफरेंट मोड्स ऑफ साइकोथेरेपी या डिफरेंट मोड्स ऑफ थेरेपी जो हैं, जिसमें CBT का मैंने आपको जिक्र किया, उसके थ्रू उसका इलाज किया जाता है। ठीक है। तो एक डॉक्टर बिस्मा, ये भी बहुत बड़ा शिकायत आती है लोगों के तरफ से कि जो हम लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, इनका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इससे बेहतर है कि हम पीरो फकीरों के पास चले जाएं, झाड़ पूंछ के जरिए हम लोग अपनी जो है ना ये ठीक करवा लें। ऐसा है? मतलब इस सस्ता कोई ऑल्टरनेटिव है इसका? इस वक्त तो सस्ता कुछ भी नहीं है मुनीबा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन स्टिल ऐसे बहुत से लोग हैं जो पैसे को मेरा ख्याल है नहीं इतना ज़्यादा वेटेज देते एंड दे गो फॉर द सोशल वेलफेयर। और मेरे सर्कल में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो दर्द दिल जिसको कहते हैं ना वो रखते हैं, और ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके साथ वो कंसेशन भी करते हैं। अच्छा। और इलाज जो है वो सस्ता भी है, इतना महंगा नहीं है। जितना पीरो फकीरों के पास जाते हैं वो एक दो मीटिंग्स में तो आपको ये एहसास दिला देंगे जी हम आपका मसला दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे। और जब आपके साथ वो सारा कुछ उल्टा पुल्टा कर चुके होते हैं तो फिर वो 50,000, 70,000, 80,000 बड़ी बड़ी मांगे भी करते हैं कि ये चीजें लेकर आए, इतने पैसे लेकर आए, हम लोग को इतना सदका देने हैं, तो वो उतना ही चला जाता है जो आप लोगों ने एक दफा जाकर, उससे ज्यादा पीरो फकीरों के पास। एग्जैक्टली। और उतना आप लोगों ने जाके अगर एक माहिर नफ्सियात को दिया हो तो वो शायद आप लोगों की जिंदगी बच जाए और आप वो जो वर्स्ट सिचुएशन में जाते हैं ना वो ना हो सके। और डॉक्टर बिस्मा, आज हम देख रहे हैं, आजकल देख रहे हैं कि डिप्रेशन हर किसी का मसला बन चुका हुआ है। तो अगर डिप्रेशन ज्यादा हो जाए तो ये कितनी खतरनाक बीमारी बन सकती है, कब हमें इसको रोक लेना चाहिए? मुनीबा, डिप्रेशन कहने में बहुत सिंपल सी टर्म लगती है और हम आराम से कह देते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन का शिकार बहुत लोग हैं। मेरे ख्याल में जितना डिप्रेशन किसी की लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है उतना कोई डिसऑर्डर नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो इस मर्ज से गुजर रहा है वो इसकी सिवेरिटी से वाकिफ है। एग्जैक्टली। उसकी पर्सनालिटी पे कितना नेगेटिव इफेक्ट आया। आप देखते हो कि डिप्रेशन में आने वाले लोग जो हैं वो इस हद तक मायूस हो चुके होते हैं कि वो अपनी जिंदगी का खात्मा भी अपने हाथों से कर लेते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्टेप है और इतना इजी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे। तो मैं तो ये समझती हूँ कि आपके आसपास आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जो ऐसा इंसान जो डिप्रेशन की क्लियर पिक्चर नजर आ रहा है, आप खुद उसको अपनी हेल्प प्रोवाइड करें इससे पहले कि वो ढूंढे कि मुझे कोई सुनने वाला। बिल्कुल। क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, बच्चा है, जवान है या बूढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डिप्रेशन इज देयर। डिप्रेशन इज वन ऑफ द वेरी कॉमनली प्रिवेलिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अदर देन एंजाइटी, और इसके लिए इलाज बिल्कुल मौजूद है। इसके लिए लोग जो इलाज कर सकते हैं बिल्कुल मौजूद हैं। वी जस्ट नीड टू अप्रोच दैम। वही ना, एग्जैक्टली वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस की हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ मौजूद थी, माहिर नफ्सियात थी। डॉक्टर बिस्मा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। और हम बात करते हैं जनाब कि आप लोगों ने पीरो फकीरों के पास नहीं जाना। अगर इस तरह का कोई नफ्सियाती मसला होता है या डिप्रेशन या जहनी दबाव होता है तो आप लोगों ने माहिर नफ्सियात के पास जाना है, जो आपको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं ताकि आपकी आने वाली जो ज़िंदगी है वो बेहतर अंदाज से गुजर सके। तो ये तो एक मसला था। आगे बढ़ते हैं, एक और भी मसला है जो दरपेश आ
रहा है। आजकल हर किसी को रमज़ान का महीना है तो हम लोगों ने सहरी में भी अच्छा खासा खाना है और इफ्तारी में भी अच्छा खासा हम लोगों ने जो ऑयली आइटम्स है वो भी खानी है, तो फिर हमारा वजन भी जो है ना हमारा बढ़ना है। तो हमारे फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है रहमान अब्बास, उनसे जानेंगे कि वो हमें क्या टिप्स देने वाले हैं कि किस तरह अगर आप रमजान में खाते पीते हैं तो अपने आप को फिट किस तरह रख सकते हैं। तो रहमान अब्बास की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं। जी रहमान, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट। सेहत है दौलत है और माह रमज़ान का महीना भी है। हमने खुद को फिट कैसे करना है? नॉर्मली लोगों का ये सवाल होता है माह रमज़ान में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने बाबरकत महीने में खुद को फिट करने का, अपनी सेहत का ख्याल रखने का एक तरीका बताया कि अपने आप को किस तरह आप बैलेंस के साथ लेके चल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, कुछ दिन पहले स्टार्टिंग में आप कुछ लाइट वर्कआउट आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी टीम, हम आपको गाइड करने के लिए, अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम इसलिए हम लेके आए हैं ताकि आपको पता चले कि खुद को फिट कैसे करना है। बेस्ट टाइम कौन सा है, ये सवाल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है। उसमें सबसे जो बेस्ट टाइम ये है कि तरावियों के बाद आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपने जब इफ्तारी कर ली है उस वक्त आप कर सकते हैं, या फिर आप सहर के वक्त उस वक्त आप कर सकते हैं। ये 3 टाइम मैंने आपको बताया जिसमें आप खुद को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग वर्कआउट आपने लाइट करना है क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं होती, एकदम रिदम में आने में टाइम लगता है। इंटरमीडिएंट है, 2 टाइम आपने खाना है, सारी रूटीन चेंज है, नमाज भी पढ़नी है, अल्लाह को भी याद करना है और सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसमें स्टार्टिंग में वर्कआउट कैसा होना चाहिए, और उसके अलावा सबसे जो ख़ास बात यह है कोविड की 3rd लेयर भी है और हमने घर में खुद को फिट भी रखना। अगर फिट नहीं रखेंगे तो टेंशन स्टार्ट हो जाएगी और फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि फैट स्टोर हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रेनिंग आपने कौन सी करनी है, जिसके लिए कुछ इतनी ज़्यादा एसेसरीज की ज़रूरत नहीं। तो हमें क्या चाहिए, हमें लाइट वेट डंबल चाहिए, किलो के, इजी अवेलेबल। अगर वो भी नहीं होता तो वाटर बॉटल हम ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त हैं केजी के डंबल। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि 2-3 डेज, फर्स्ट 2-3 डेज हमने लाइट वर्कआउट कैसे करना है, खुद को फिट कैसे करना है। मल्टीपल कंपाउंड मसल, एक मसल नहीं, डिफरेंट मसल्स एक टाइम पे हिट हों। जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन आपको उस रूटीन में आने में लगेगा कि पता नहीं होगा कि बॉडी मेरी उतना वर्कआउट कर सकती है नहीं कर सकती। तो मैं हूं ना आपको बताने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, माह रमज़ान में हमने खुद को फिट कैसे करना है। डिफरेंट प्लान्स आपके साथ आते रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज नॉर्मली स्ट्रेट डंबल्स, वाटर बॉटल ग्रिप कर लें इस तरह सर्कल में, स्लो मोशन में मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 2, इसमें आपके फोर आर्म्स, बाइसेप, ट्राइसेप्स, चेस्ट एरिया, रिब्स एरिया, मींस के एब्डोमिनल एरिया भी इन्वॉल्व है। अब इसको थोड़ा और रिदम में मैंने लेके जाना है। 15 रैप्स होने चाहिए एक सेट में, और ये वो एक्सरसाइजेज मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो इफेक्टिव हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को भी, ऑनलाइन भी लोगों को बताता हूं कि रहमान भाई आप इस तरह हमें गाइड करें और हम जहां भी हो खुद को फिट कर सकें। तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो इफेक्टिव हैं और जिनका रिजल्ट है, लेकिन परफेक्शन के साथ। चेस्ट अप, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ। देन 1 2 3 4 5, ये इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। इसको आपने परफेक्शन के साथ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि चेस्ट अप, कोर टाइट, आर्म स्ट्रेट एंड स्टिफ। रॉन्ग आप चाहे एक्स्ट्रा लगाते रहो, कोई फायदा नहीं, लेकिन परफेक्शन के साथ 10 to 15 रैप्स भी लगाएंगे, मोर इफेक्टिव है। 3 सेट्स, एक सेट से दूसरे सेट में बिटवीन 15 से 20 सेकंड का आपने रेस्ट लेना है। फर्स्ट एक्सरसाइजेज मैंने आपके साथ शेयर कर ली। अब सेकंड में आपको बताता हूं, ये भी आर्म्स इन्वॉल्व हैं, साथ रिब्स एरिया, लव हैंडल्स, उसके लिए रिस्ट इनसाइड टर्न, क्योंकि लाइट वेट है। पाँव शोल्डर लेवल से थोड़े से वाइड आपने करने हैं, कोर टाइट करना है। देन स्लोली, पहले मैं स्लोली आपको बताता हूं डेमो में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 ईच साइड मीन्स के 30 रैप्स आपने लगाने, 15 ईच साइड आपने करने हैं। साइड डंबल्स इसको कहते हैं, इसको हम विदाउट भी कर सकते हैं। नॉर्मली ग्रिप बना के कि जैसे आर्म्स बहुत स्टिफ एंड टाइट हैं, देन हम राइट एंड लेफ्ट विदाउट वेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन स्पीड से करना है। अगर थोड़ा सा वेट हो तो रिदम ज़रा अच्छी हो जाती है। तो इसको हम क्यों ना विद वेट करें, वाटर बॉटल ले लें, उसके साथ हम कर सकते। अब इसको थोड़ा सा रिदम के साथ मैं करता हूँ ताकि आपको पता चले। चेस्ट डाउन नहीं करनी, कोर आपने टाइट करना है। देन स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इफेक्टिव एक्सरसाइज। इसमें अपर बॉडी के मेरे सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। मींस कि जब आपने माह रमज़ान में ख़ुद को फिट करना है तो हमें वो एक्सरसाइजेज चाहिए जो कंपाउंड मसल एक्सरसाइजेज हों, मतलब एक टाइम पे 2 से 3 मसल एक्टिवेट हों। तो इसलिए ये ट्रेनिंग सारी इफेक्टिव है अगर इसको आप परफेक्शन के साथ आप करते हैं। तो इसको आपने इसी तरह परफेक्शन के साथ करना है और फिट रहना है। हमें दुआओं में याद करना है, हमारी टीम को भी, क्योंकि हमारी टीम ये सब कुछ प्लान इसीलिए कि आपको अवेयरनेस हो और माह रमज़ान में आप खुद को फिट करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है जी, रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही अच्छी उन्होंने टिप्स हमें बताई हैं, एक्सरसाइज बताई हैं कि किस तरह आप माह रमज़ान में खुद को फिट रख सकते हैं। रहमान अब्बास बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं मूजी वायरस के हवाले से। और आपको पता है कि तीसरी लहर की जो शिद्दत है वो बेकाबू हो चुकी है और अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो इसमें जो केसेस हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में मिल रहा है। और अगर वैक्सीनेशन के अमल की बात की जाए तो कल से 50 से 60 साल के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन का अमल शुरू होने जा रहा है। और लेकिन जो पहला वैक्सीनेशन का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। इसी वाले से हमने बात करनी। हमारे साथ डॉक्टर जावेद हयात मौजूद हैं, मेंबर कोरोना एडवाइजरी कमेटी हैं। सर आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? सर कल से हमने देखा है कि 50 से 59 साल के जो अफराद हैं उनका वैक्सीनेशन का अमल जो है ना वो शुरू हो रहा है। तो आप जो वैक्सीनेशन लगने का अमल है उससे मुतमईन है? क्योंकि जब तक हर्ड इम्यूनिटी 70% लोगों में नहीं हो जाएगी, वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाएगी, तब तक हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आप इसको इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो यकीनन मुतमईन नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ अभी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 1% भी हम लोगों ने वैक्सीनेशन हमारी पूरी नहीं हुई। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी, क्योंकि लोग जो है ना ये परसेंटेज वाइज ना बड़ी कंफ्यूजन होती है। अच्छा, आपकी टोटल आबादी का 60% लोग जो है ना वो 18 साल से कम, ठीक है, या आपकी यंग पॉपुलेशन, ठीक है, उनको वैक्सीनेशन नहीं लगेगी, ठीक है, उनको निकाल दीजिए, ओके, ठीक है। फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। आपके कम से कम 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां अभी तक 1000 से केसेस भी नहीं बढ़े। अच्छा, और आपके सिर्फ 7 ऐसे मकामात हैं जहां केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपका जो मेन इम्पैक्ट होना चाहिए वो उन जगहों पे होने पे जहां बहुत ज़्यादा केसेस बढ़े हुए हैं, जो कि 7 पंजाब में 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आप 22 करोड़ की बजाय आप अगर रिड्यूस करके इस नंबर पे करें तो शायद इतनी परसेंटेज बुरी आपको महसूस नहीं होगी जैसे आप पूरे 22 करोड़ पे लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में बताना चाह रहा हूँ। हाँ, फिर अगर हिस्टोरिकली देखें हमारे यहाँ बहुत से लोग पोलियो वैक्सीन भी नहीं लगाना चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी एक लार्ज सेगमेंट है जो बिलीव ही नहीं करती किसी वैक्सीनेशन पे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। कितने हैं उसका मतलब नहीं कहा जा सकता। जैसे आपको मालूम है कि जब हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाने की बात हुई थी तो बहुत से हेल्थ केयर वर्कर्स जानते बूझते भी वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं लगा। एग्जैक्टली, वो भी तजब्जुब का शिकार थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इतना प्रोसेस स्लो चला है। हाँ,
कुछ दिनों तक। उनकी क्या वजूहात थी, क्यों तजब्जुब का शिकार थे? क्योंकि उसके बाद जो लोग थे वो भी तजब्जुब का शिकार हुए, लेकिन फिर हम लोगों ने देखा कि एक लंबी कतारें भी लग गई, फिर लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। तो पहले क्या, जब वैक्सीनेशन आई तो लोगों का माइंडसेट क्या था? जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा यहाँ पे जिक्र किया है, हमारे इन्फोडेमिक्स है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो लोग कह रहे हैं, एक दूसरे को कोट करते हैं जिसका कोई बेसिस नहीं होता। अच्छा। और उसी बेसिस पे वो बिलीव करते हैं। बिल्कुल ऐसे मालूम नहीं इस वैक्सीन के अंदर क्या डाला हुआ है, कि इसके अंदर कोई चिप डाली हुई है। हाँ। यू नो, हमारे यहाँ जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जब इस आप नंबर को कॉन्टेक्स्ट में देखें आप, तो शायद आप हैरान होंगे कि इतना कम भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे क्योंकि जो लगवाने वाले हैं, जो लोग विलिंगली हैं, वो इतने आपके लोग ज़्यादा नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने सर देखा है कि डॉक्टर्स की जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसका भी दोबारा से आगाज किया जा रहा है, और 20% से भी कम हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। जी बिल्कुल। इसकी क्या वजह है? वही बात, बहुत से लोग क्वेश्चन मार्क्स हैं, जैसे यंग लेडीज हैं, उनके ज़हनों में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाँ। कि क्या इसका इफेक्ट क्या होगा फर्टिलिटी पे, प्रेगनेंसी पे, इस तरह के जो बिल्कुल बेबुनियाद है। मतलब अभी भी डॉक्टर जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं? अभी भी हैं। अच्छा। तो अब इसका तो आप कोई हल नहीं है कि आपके पास अब दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में लग चुकी है, तकरीबन 8 करोड़ के करीब जो है ना अमेरिका में लग चुकी है, 3.5 करोड़ ब्रिटेन में लग चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है, 6 महीने से वैक्सीन लग रही है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन अब तक मालूम हो जाना चाहिए, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं हुई अभी तक। तो इसका रजिस्ट्रेशन का दोबारा से आगाज हो गया, लेकिन इसको रोका क्यों गया था? इसकी क्या वजह थी? हेल्थ वर्कर्स की जो रजिस्ट्रेशन थी, इसको रोका क्यों गया था? इसका मेरे लिए मुश्किल है जवाब देना कि क्यों रोका, में भी लॉजिस्टिक रीजंस होंगे। अच्छा, चले कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं। और मुझे बताइए, आप जिस तरह देख रहे हैं, हम लोग कोरोना केसेस इस वक्त पीक पर है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा था, और यही डेज थे जब वो एक पहली लेयर भी पीक पे थी, और अभी भी तीसरी लेयर जो है वो बेकाबू हो चुकी है, जिसके बाद अब जो है हम लोगों ने देखा हुकूमत ने कॉलेजेस भी खोल दिए हैं, स्कूल्स भी दोबारा खोल दिए हैं। तो आपके ख्याल में ये जो इकदाम है ये मुनासिब है? देखिए, इसका बड़ा मुश्किल है, इसलिए कि बहुत अरसे स्कूल कॉलेज बंद है। अच्छा। खास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने O लेवल या A लेवल या उस एग्जाम्स देने हैं, वो एग्जाम्स तो डिले नहीं हो रहे, वो एग्जाम्स तो नहीं देने पड़ेंगे। तो अब आपको ये बड़ा बैलेंस रखना है कि आप कैसे ये आपकी पढ़ाई भी जारी रहे, कि आपके एग्ज़ाम भी होते रहें, और उसके साथ साथ कोरोना से भी बचा जाए। उसके लिए SOPs हैं कि कुछ स्कूल जो है ना 3 दिनों के लिए खुलेंगे, कम लोग आएंगे, लेकिन उनकी तालीम का भी वो भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोरोना है। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि जो यंग लोगों में कितनी परसेंटेज आपकी आ रही है, तो वो निस्बतन बहुत कम है। लेकिन अगर सर बच्चों की बात की जाए तो कल ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 7 बच्चों को जो है वो एडमिट कराया गया है, और उनकी हालत जो है बहुत तशवीशनाक है। तो अगर इसी तरह रहा, इसी तरह स्कूल्स भी खुलते रहे, कॉलेजेस भी खुलते रहे, तो ये हालात बिगड़ भी सकते हैं। ये आपको रिस्क वर्सेस बेनिफिट्स आप यकीनन बदल सकते हैं। जब शुरू में वेव आई थी, कहा गया था बच्चों को नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। लेकिन अभी हमने तीसरी वेव में हमने देखा है कि बच्चों को भी उसी तरह हो रहा है जिस तरह बड़ों को हो रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। इस वेव में बच्चे भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, और 5000 करीब बच्चे इन्फेक्ट हो चुके हैं, और डेली बेसिस पे उनकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, जैसे आपने कहा कि अभी टेस्ट हो रही हैं। ये देखें, पूरी दुनिया में एक बड़ा मुश्किल सवाल चल रहा है। जैसे इंडिया में 2 लाख के करीब केसेस हुए हैं, पहले उन्होंने खोल दिया, फिर बंद किए। पूरी दुनिया में कभी लॉकडाउन करते हैं, कभी कर्फ्यू लगाते हैं, कभी खोल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो किस तरह से इसको कर पाएँ। हमारे केसेस यकीनन बढ़े हैं, 5000 से क्रॉस कर गए, जैसे आपने जिक्र किया, और उसके बाद एक डिप आती है, फिर ऑसिलेशन चलती है। अच्छा, इसमें बहुत सी फैक्टर्स होते हैं। जितने आप ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतने केसेस बढ़ जाएंगे। जब आप टेस्टिंग कम कर देंगे तो आपके केसेस कम हो जाएंगे। तो ये तो एक फैक्टर्स आते हैं। देखना यह है कि आपके पास जो सिक पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है, उनका लोड क्या है। 3000 केसेस भी रिपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें इतने सिक हो सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल जो है ना वो ओवरलोड हो जाए। ठीक है। और 6000 में से आपके पास केस होंगे, माइल्ड केसेस होंगे, उनका फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि कितने लोग जो हॉस्पिटल में इस वक्त जा रहे हैं, रादर दैन कि कितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं।
क्योंकि बहुत से माइल्ड डिजीज है, एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, टेस्टिंग करते हैं पॉजिटिव निकला तो ठीक है, उसका फर्क नहीं पड़ता आपके हेल्थ केयर सिस्टम पे। अच्छा, ये वरिंग जरूर है। इस वक्त हॉस्पिटल की ऑक्यूपेंसी है, जो बेड ऑक्यूपेंसी, वो बड़ी हद तक बढ़ चुकी है, बहुत कम खाली रहेगा, तो ये यकीनन एक तशवीशनाक। वो एग्जैक्टली के जो इसकी मोहलिक वायरस की होलनाकी है ये मजीद होती जा रही है, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। तो हम लोग जिस तरह देख रहे हैं सर, हुकूमती SOPs के बावजूद भी जो है ये केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या करें हम लोग, क्योंकि मुकम्मल लॉकडाउन के अलावा क्या चारा है हमारे पास? पिछले 1.5 साल से तो हर किस्म का जो हर किस्म की तजवीज़ वो नाकाम हो चुकी। बिल्कुल ऐसा ही है, लोग सुनने को तैयार ही नहीं। शायद पहली वे में वो ज़्यादा सेंसिटाइज थे, कुछ वो अमल कर रहे थे। इस वक्त तो बिल्कुल किसी किस्म का कोई अमल नहीं हो रहा है, किसी भी हल्के में आप देख लीजिए। तो इसका आप लोग भी, मीडिया भी पिछले 1.5 साल से मुस्तकिल यही कह रहा है कि आप SOPs पे अमल करें, मास्क पहने, आप वो जो डिस्टेंस रखें। लेकिन जिस तरह हम लोग सर देख रहे हैं, रमज़ान का महीना है और लोगों ने बाहर भी निकलना है, समोसे पकौड़ों की लाइनें भी लगी हुई हैं, वहाँ पर लोगों ने जाके चीज़ें भी खरीदो फरोख्त भी करनी है, तो फिर इस तरह की लोगों की हरकत किस तरह रोक सकते हैं हम लोग? इसका एक या ज़बरदस्ती किसी पे नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही। आप एक दिन सख्ती करेंगे, दूसरे दिन आप नरमी करेंगे, जब तक लोग खुद अपने शऊर में अपनी जिम्मेदारी महसूस न करें कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को भी बचाऊं, मैं दूसरों को भी बचाऊं, कोई दुनिया की जो इस तरह की जो कानून होते हैं या उन पे अमल करवाने अदारे वो नहीं कर सकते। आई थिंक बार बार उसी की आगाही है कि लोगों को ये बताया जाए, देखें अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं, अपने प्यारों की ज़िंदगियाँ बचाएं। अगर आप इस वक्त बीमार होगे तो आपको कहीं हॉस्पिटल में शायद जगह भी ना मिले, और अगर ज़्यादा बीमार होगे तो फिर आप वेंटिलेटर भी आपको शायद ना मिल पाए। तो उसका एक ही तरीका है कि आप वो सिचुएशन ना पैदा करें जहाँ पे आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े या आपको वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े। उसका तरीका क्या है? सिंपल तरीका, इससे बचें। बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने एहतियात करनी है, आपने SOPs का ख्याल रखना है। लेकिन सर हम देख रहे हैं जिस तरह रमज़ान बाज़ार की बात हो रही है कि रमज़ान में अब बाज़ार लगा दिए गए हैं हुकूमत की जानिब से, वहाँ पर चीज़ों के हसूल के लिए वहाँ पर भी लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और क्या आपको नहीं लग रहा कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से भी कोरोना बढ़ने का खदशा बढ़ सकता है? अच्छा, इसमें अगर क्योंकि वहाँ पे सोरेटो से सर हमने नहीं देखा कि SOPs का ख्याल रखा जा रहा है या इंतजामिया वहाँ पर इस चीज़ का खास तौर पर उस चीज़ को मद्देनजर रख रही है। जब वो पॉलिसीज बनती हैं उसके अंदर बाकायदा इसका पॉलिसी के अंदर इसका ख्याल रखा जाता है कि आपने जो ये बाजार बनाने हैं या जो भी पब्लिक गैदरिंग है उसमें कितना आपने इसी तरह से करें, कम लोगों को अंदर जाएं, बाकी सब पॉलिसी की हद तक हर चीज़ परफेक्ट होती है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन पर मसला आ जाता है। इज एन इशू। ठीक है, पॉलिसी बनाना मुश्किल काम नहीं है, वो उस पर अमल करवाना सबसे बड़ा मुश्किल काम। जब अमल की बात आती है उस पर 2 पार्टीज होती हैं, एक जो आपकी लास्ट इन्फोर्सिंग है जो गवर्नमेंट की है, दूसरे लोगों का खुद भी अपना भी होता है। तो वो अपनी जिम्मेदारी, अच्छा लगता है कि एक पुलिस वाला जाके उन्हें रोके कि जी आपने मास्क नहीं पहना, या आपको रोके ये कहे कि आप इतना फाइन आप दे दें, और फिर उसके बाद वो सारे आपको मालूम है हमारी काम उस पर रिएक्ट कैसे करती है। तो बार बार यही कि शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल इसके अलावा कोई और तरीका है, जैसे खुदा खौफी कैसे है ना, जिस तरह खुदा का खौफ होता है कि उसका कोई तरीका नहीं जब कि आपके अंदर से आता है कि खुदा देख रहा है, खुदा खौफ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह ये कानून है, कानून का ज़रूरी आप इंतज़ार मत कीजिए कि कोई आपको आके बताएगा कि इस कानून पे अमल किया जाए या उसके लिए जो भी सज़ा है वो दी जाए। आप खुद ही अपने इस कानून पे अमल करें। वही बात मैं जो पहले भी अर्ज़ की थी कि आपको ये देखना है, खुदा न करे आप बीमार हो गए तो अभी हॉस्पिटलों में फिर आप जगह नहीं है, आपको ट्रीटमेंट उस तरह नहीं मिलेगा जो मिल सकता है। लेकिन सर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया है, 3rd वेरिएंट जो है ये साउथ अफ्रीकन है, आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? देखिए, अगर आप एक चंद दिन पहले एक स्टडी शाया हुई थी कराची से जी जो उन्होंने सारे सैंपल 3000 से ज़्यादा थे, उन्होंने उसको एनालाइज किया तो 54% जो केसेस थे वो वेरिएंट्स थे। अच्छा, यूके वेरिएंट सबसे ज़्यादा था, ठीक है, 50% यूके वेरिएंट था, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ील वेरिएंट भी पाकिस्तान में आ गया। अच्छा, मतलब तो 3 वेरिएंट हो गए हमारे पास तीनों वेरिएंट मौजूद हैं। अच्छा यकीनन हमारे पास तीनों वेरिएंट है।
अभी जो खौफ है वो इंडिया के वेरिएंट का है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर में आप जाने शुरू हो गए इंडियन, कहीं वो हमारे हमसाए वो वेरिएंट कहीं पाकिस्तान में ना आ जाए। तो वेरिएंट तो डेफिनेटली है आपके पास है। लेकिन अभी जो हौलनाकिया मजीद फैला रहा है वो कौन सा वेरिएंट फैला रहा है, कौन सा खतरनाक ज्यादा है या तीनों ही खतरनाक है? अगर आप यूके वेरिएंट देखें, यूके वेरिएंट जो है ना उसमें इन्फेक्टिविटी ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। अच्छा। और उसकी सीरियसनेस भी ज्यादा है। ठीक है। ब्राजीलियन वेरिएंट के बारे में कहा जाता है कि शायद वो इतना आपके जो वैक्सीनेशन है उससे उस तरह से प्रोटेक्ट ना करें जैसे वो दूसरे कर रहे हैं। ठीक है। तीनों वेरिएंट ही उतने ही खतरनाक हैं जितना आप कह सकते हैं बराबर के खतरनाक है। ठीक है, लेकिन क्या आप जो हमारी वैक्सीन जो लग रही है क्या ये उतनी इफेक्टिव है इन तीनों वेरिएंट के लिए? अगर आप देखें कि अभी तक जो क्योंकि ये वैक्सीन तो पहली वेव को या दूसरी वेव को देखकर बनाई गई थी। अभी यूएई ने उन्होंने अपने उनकी एक सर्वे शायद हो चुका है कि उन्होंने साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन लगी थी वहाँ पे, तो उनकी काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है, 99% तक वो प्रोटेक्शन बता रहे हैं कि उसके बाद उनके केसेस काफ़ी कम हो गए। अच्छा। तो आई एज्यूम के ये वेरिएंट अब दुनिया भर में पाए जाते हैं, कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ पे ये वेरिएंट ना हो। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर लेंगे तो यकीनन हमारे यहाँ भी उसी तरह की प्रोटेक्शन होगी जो है इस वक्त वैक्सीन लगी दोनों। तो सर हमने देखा है कि कल रैब ने डॉक्टर्स पे पाबंदी लगा दी है कि वो आइंदा से दवाई का नाम लिखने के बजाय केमिकल नाम नुस्खे पर लिखेंगे। आप इस कदम को किस तरह देखते हैं? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो इस मेडिकल प्रोफेशन में चल चुकी है। मुझे अच्छा। याद है मेरी इतनी उम्र है कि शेख रशीद जब थे पीपल्स पार्टी का एक दौर आया था और उसमें उन्होंने जेनेरिक नेम रखना शुरू किया, तो हमें खुद भी मुश्किल हो रही थी कि इसका जेनेरिक नेम क्या होगा, क्योंकि लोग इतने यूज्ड होते हैं अपने ब्रांड नेम के, डॉक्टर्स को भी बड़ा मुश्किल होता है कि इसका जेनेरिक नेम क्या होगा। ये मुश्किल काम है। अगर इसकी गुड साइड देखी जाए कि आप एक जेनेरिक नेम रखें, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के ब्रांड को आप स्पॉन्सर नहीं कर रहे थे। आइडिया इसके सारे एवरीबडी शुड हैव प्ले ग्राउंड के इक्वल प्ले ग्राउंड। इसमें खर्चा की चीज़ का खर्चा यह है कि हमारे यहाँ एक जैसे हमारे कफ सिरप्स हैं 200-250 के ब्रांड के उसके कफ सिरप्स। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई एक भाई उन मुल्कों में बड़ा कामयाब है जहाँ बड़ी लिमिटेड किस्म के आपने ब्रांड्स प्रोडक्ट्स होंगे या ब्रांड्स होंगे। जी, जहाँ आपने सैकड़ों के हिसाब से किसी एक दवाई के लिए बना दी तो बहुत मुश्किल है उसका क्वालिटी कंट्रोल रखना। हमारे यहाँ पहले भी एक बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या सारे ब्रांड्स इक्वल हैं। इसके बारे में तो रैप ही बता सकती है, लेकिन आम शहरी की हैसियत से ये समझा जाता है कि सारे ब्रांड इक्वल नहीं है। बिल्कुल ऐसे उसका आपको उनकी प्राइसेस का भी पता चल जाता है और उनकी वो कितनी, तो उसमें बड़ा खर्चा है कि हमारी इस सोसाइटी में इस सोसाइटी में आप जेनेरिक नेम, बड़ा अच्छा आइडिया जेनेरिक नेम लगाएं, लेकिन उसके साथ साथ पाबंदी भी लगाएं कि इतनी लाइसेंस आप ना दें कि एक दवा के 100-150 ब्रांड हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर जावेद हयात हमारे साथ मौजूद थे, मेंबर कोरोना एडवाइजरी कमेटी थे। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और हम बात कर रहे थे कि जनाब मौलिक वायरस जो मजीद हौलनाकियाँ फैला रहा है और लाहौर में मूजी वायरस ने जाने ले ली हैं और उसका एक ही हल है कि आप लोगों ने एहतियात करनी है। और हम भी बारहा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों ने अगर बाहर भी जाना है तो लाजमी SOPs का ख्याल रखना है। हुकूमत अपनी जगह इकदाम उठाई रही है, लेकिन हम लोगों ने भी अपना रवैया तब्दील करना है। जनाब मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी इसी मकाम पर इसी वक्त पर। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।